नमस्कार दोस्तों, हाय। मैं हूँ अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अनकही चाहत पार्ट 4 एवं पार्ट 5। दिल्ली का ग्रेटर कैलाश इस इलाके में बड़े बड़े रईसजादों का ही घर रहता है। सुबह 4 बजे के करीब धीरज का कैब एक बंगलों के बाहर पहुंचता है। वो कैब से बाहर निकलते हुए अपने घर को देख रहा था। 2 साल बाद आज अपने घर को देख रहा था। घर की गेट की तरफ देखता है जहाँ पर दोनों सिक्योरिटी गार्ड नींद ले रहे थे। वो उनकी नींद ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ सोचते हुए दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ उसके कमरे की बालकनी दिखाई दे रही थी। धीरज बाउंड्री पार करके गार्डन में रखा हुआ बांस की सीढ़ी उठाकर अपने बालकनी के लगाकर ऊपर कमरे में चला जाता है। अगर वो मेन गेट से अंदर जाता तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इतनी रात को वो सबकी नींद ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए खिड़की से जाता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। उसने 6 बजे का अलार्म सेट कर दिया था। सुबह 6 बजे वो उठकर बैठ जाता है। अगली सुबह निधि उठती है, फ्रेश होकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। निधि आटा लगा रही थी। फ़ोन की आवाज़ सुनकर सिंक में हाथ धोकर फ़ोन कान से लगा लेती है। हेलो। हाँ हेलो। निधि, आज स्कूल के डीन आने वाले हैं विज़िट करने के लिए, इसलिए टाइम पर आप आ जाइएगा और जिया को भी कह दीजिएगा। वो फ़ोन नहीं उठा रही है। जी सर। निधि फ़ोन रख देती है। अब ये क्या मुसीबत है, 2 साल में तो कोई आया नहीं, आज अचानक कौन विजिट करने के लिए प्रकट हो गया। हम क्यों इतना सोच रहे हैं, अपना काम करते हैं। निधि अपना काम ख़त्म करके रिशु को तैयार करने में लग जाती है। अगली सुबह धीरज का सेट का केवल आराम उसे जगने पर मजबूर कर देता है। वो दो तीन बार अलार्म बंद करके सो चुका था, लेकिन अलार्म भी बिना रुके बजे जा रहा था। मजबूरी में उसे उठना ही पड़ता है। धीरज उठकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो नीचे आता है और सबको सरप्राइज़ देने के लिए सोचता है, स्पेशली अपनी दादी को। वो अपनी दादी माँ की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। डाइनिंग टेबल पर सब आने लग जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। धीरज को वहाँ पर देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तुम यहाँ? मिसेस सिंह उसे देखकर आश्चर्य हो जाती है। हाँ मॉम, मैं सुबह 6 बजे से आकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आप सबका वेट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अब आ रहे हैं 8 बजे। सॉरी धीरज, वो रात को हम लेट सोए थे ना, इसलिए सुबह लेट आँख खुली। विवाह, सच भी बता दो कि रात में तुम किट्टी पार्टी से देर से लौटी थी, और जब लेट को सोओगी तो सुबह लेट को ही आँख खुलेगी ना। मिस्टर सिंह टेबल पर आते हुए बोलते हैं। मिसेस सिंह उन्हें गुस्से में घूरती है। धीरज अपने मॉम डैड को देखता है। दोनों एक दूसरे को अजीब तरह से देख रहे थे। डैड, आपको मैं नहीं दिखा? कल तो इतने इमोशनल होकर कह रहे थे फ़ोन पर कि आप आजा, मुझे छोड़कर चला गया, और आप मुझे छोड़कर मोम पर ध्यान लगा रहे हो। सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। डैड, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैं जानता हूँ, आप प्लीज़ गिल्टी फील करना बंद कीजिए। धीरज मिस्टर सिंह को समझाते हुए बोलता है। वैसे अच्छा किए तुम आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ पर सब कुछ सेटल हो गया?
हाँ डैड, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। मिस्टर सिंह अपनी माँ की तरफ देखते हैं जो एकटक धीरज को देखे जा रही थी। क्या हुआ माँ, आप इस तरह से क्या देख रही हो उसे? धीरज भी उन्हें ही देखे जा रहा था। हम अपने आप को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा धीरज हमारे सामने है, दादी माँ भावुक होते हुए बोलती है। अपने पोते को देखने के लिए उनकी बूढ़ी आंखें तरस गई थी। 2 साल बाद आज वो अपने लल्ला को देख रही थी। हम बता नहीं सकते हैं हमारे मन को कितनी तसल्ली मिली है। क्या दादी माँ, आप भी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है। हमारा तो बस एक ही सपना रह गया है, पर पोता का मुंह देख ले तो आराम से परधाम आपके दादाजी के पास चले जाएं। धीरज उठकर दादी माँ के पास पहुँच जाता है। क्या दादी माँ, जो नहीं आया उसके लिए आप मरे जा रही है, और जो आपके सामने आपका पोता है उससे आप प्यार ही नहीं करती है। दिस इज़ नॉट फेयर दादी माँ। किसने कहा कि हम आपसे प्यार नहीं करते हैं? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमारे कलेजे का टुकड़ा हैं। दादी माँ उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोलती है। धीरज और दादी माँ का ऐसा प्यार देखकर मिसेस सिंह गुस्से में हो गई थी। उनके हिसाब से सामने जो चल रहा था वो मेलोड्रामा था जो उनके बर्दाश्त से बाहर था। चलो, अब बहुत लेट हो गया, ब्रेकफास्ट करते हैं। और धीरज, तुम जब आ ही गए हो तो लीना से मिल लेना। मैंने लीना को तुम्हारे लिए पसंद किया है। अभी लंदन से पढ़ाई करके लौटी है और अपने पापा के साथ बिजनेस संभाल रही है। इकलौती भी है, मुझे तो बहुत पसंद है, तुम देख लो। मिसेस सिंह अपना फरमान सुना देती है। धीरज दादी माँ के बगल में चेयर खींचकर बैठ जाता है और अपना इटालियन पास्ता खाते हुए बोलता है। मॉम, आप क्या चाहती हैं? मैं फिर से बेंगलुरु चला जाऊं? तो सीधे बोल दीजिए, पर ये शादी की बात मेरे सामने दोबारा मत कीजिएगा। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, सो प्लीज़। वो उठ के चला जाता है। इस तरह से धीरज को उठकर जाते हुए देखकर मिस्टर सिंह उसे पीछे से आवाज़ देते हैं। धीरज, धीरज रुको, नाश्ता तो फिनिश करो। मेरा हो गया है डैड। तो घर पर आराम कर लो, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? डैड, मैं स्कूल जा रहा हूँ, जयराज ने मुझे वहीं पर बुलाया है। लेकिन अभी? हाँ डैड, मैं घूमना चाहता हूँ। ठीक है, फिर जाओ। घर के माहौल को देखते हुए मिस्टर सिंह उसे परमिशन दे देते हैं। आप बता दो, अगर अंकल को कुछ कहना है तो मैं बोल दूँगा। नहीं धीरज, बोलना तो कुछ नहीं है। एक काम करो, मैं तो कभी स्कूल देखने जाता नहीं हूँ, तुम उस स्कूल को देख लो और काम को संभाल लो। मैं वीरेंद्र को बोल दूँगा, वो सब तुझे बता देगा। ओके। धीरज बाहर चला जाता है। अब मिस्टर सिंह गुस्से से अपनी पत्नी की तरफ मुड़ते हैं। ये क्या था विभा? क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो तुम? उसे चैन से नाश्ता भी नहीं करने दिया। ये नहीं आया है इतने दिनों के बाद तो हालचाल पूछ ले, नहीं बस अपना फरमान सुनाना है। उससे हमेशा शादी की ही बात क्यों करती हो तुम, जबकि तुम्हें पता है कि उस शादी के नाम पर कितना चिढ़ता है, फिर भी तुम उसके सामने वही बात लेकर बैठ जाती हो। जब उसका मन होगा शादी कर लेगा। आज के बाद तुमने उसके साथ शादी की बात करी ना। मिसेस सिंह गुस्से से टेबल पर प्लेट पर चम्मच पटकती है और खड़ी हो जाती है। आपको मैं कब सही लगती हूँ? आप मुझे हर बात में गलती क्यों समझते हैं? मैंने बस उसे शादी करने के लिए बोला है, किसी का मर्डर नहीं। और हर माँ का सपना होता है अपने बेटे की शादी देखने का। अगर मैंने ये सपना देखा है तो क्या गलत कर दिया है? अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, अब नहीं करेगा तो कब करेगा? आपकी नज़र में तो मैं ही बेकार हूँ। आप और आपकी माँ बहुत अच्छी है, मैं तो हूँ ही बेकार।
आप सब लोग अपने जैसे मेरे बेटे को भी बना दीजिएगा दानवीर कर्ण। अपने झगड़े में अपनी माँ का नाम सुनकर मिस्टर सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। विभा, ये मत भूलो वो मेरा भी बेटा है, इसलिए उसका अच्छा बुरा मैं भी जानता हूँ। हर चीज़ का बोलने का एक टाइम और सही जगह होता है। अगर तुम्हें उसे शादी की बात करनी ही थी 2-4 दिन रुक जाती, हम आराम से बैठकर उससे पूछते। क्या पता उसने कोई लड़की पसंद कर रखी हो। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो पार्टी करने से फुर्सत होगी तब तो। दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करने लग जाते हैं। बातों का रुख अब झगड़ा में तब्दील हो चुका था। पीछे खड़ा धीरज सारी बातें सुन रहा था। धीरज बाहर निकलकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है। गाड़ी की चाबी ढूंढने के अपने जेब को टटोलता है, लेकिन उसे गाड़ी की चाबी नहीं मिलती है। लगता है गाड़ी की चाबी वहीं टेबल पर छूट गई है। वो लेने के लिए वापस आता है, लेकिन घर में हो रहे महासंग्राम को देखकर वो गेट पर ही रुक जाता है। धीरज अपने मॉम डैड को देखता है। दोनों एक दूसरे से बहस करने में व्यस्त थे। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता है तो चिल्ला पड़ता है, मॉम, डैड। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों पीछे घूमते हैं। सामने धीरज को देखकर दोनों चुप हो जाते हैं। मिस्टर सिंह को खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसी कारण मैं शादी के नाम से दूर भागता हूँ। जब से बड़ा हुआ हूँ ना, शादी का मतलब यही देखा है कि बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई। आप दोनों कैसे लड़ते हुए देखता हूँ ना, शादी के नाम से नफरत हो गई है मुझे। अगर शादी का रिजल्ट ये होता है तो मुझे कभी नहीं करनी है शादी, समझे आप लोग। वो अपनी बात कहता हुआ चला जाता है। मिस्टर सिंह अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं। मिसेस सिंह भी उनकी तरफ गुस्से से ही देख रही थी। हो गई खुश? धीरज बाहर तेज आवाज़ के साथ ड्राइवर को आवाज़ लगाता है, सुरेश, सुरेश, गाड़ी निकालो। ड्राइवर पार्किंग एरिया से धीरज की मर्सिडीज निकाल कर लाता है। धीरज उसे गाड़ी से बाहर निकालते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके स्कूल के लिए निकल जाता है। उधर निधि, जिया, रिशु तीनों तैयार होकर ऑटो से स्कूल पहुंचते हैं। जयराज स्कूल के बाहर जिया को सरप्राइज़ देने के लिए खड़ा था। धीरज भी वहां पर पहुंच जाता है। जयराज को गेट पर खड़े हुए देखकर वह आश्चर्य हो जाता है। तो गेट के बाहर क्यों खड़ा है? जयराज इतनी जल्दी धीरज को सामने देखकर सबका जाता है। क्या बोले से कुछ समझ नहीं आता है। वो अपने और जिया के रिलेशन के बारे में धीरज को अभी तक नहीं बताया था और ना ही बताना चाहता था। वो एक सही मौके के तलाश में था। धीरज उसको चुप देखकर उसका बिना जवाब सुने उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ चल देता है। चल अंदर, तो ही पता है, तुझे पता होगा स्टाफ कैबिन किधर है। निधि, रिशु, जिया तीनों उसी टाइम पहुंचते हैं। जिया, हमने तो वो डायरी लाया ही नहीं। एक काम करो, तुम लोग अंदर जाओ, हम डायरी लेकर आते हैं। निधि रिशु और जिया को अंदर भेज देती है। क्या यार, कभी तुम्हारा पेन ख़त्म हो जाता है तो कभी घर पर छूट जाता है, कभी तुम्हारी डायरी ख़त्म हो जाती है। कोई सामान लेकर घर से निकलती क्यों नहीं हो? तुम्हारी तरह हम सोए नहीं रहते हैं ना 10 बजे तक, जो बस बैग उठ तैयार किया और चल दिया। बहुत काम रहता है हमें। ठीक है, तुम ही तो एक काम करती हो, हम लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। हम जा रहे हैं। जिया और रिशु अंदर चले जाते हैं। निधि बाहर चली जाती है। वो जब डायरी लेकर आई थी तो पूरा स्कूल खाली हो गया था। शायद सब अपने अपने क्लास में चले गए थे। वो तेज़ी से अपने क्लास की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि वो लोग ऑटो ना मिलने की वजह से ऑलरेडी लेट हो चुके थे और फिर क्लास में लेट पहुंचने के लिए उसे प्रिंसिपल अलग से सुनाता। वो यही सब सोचते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रही थी।
तभी किसी से जोरदार टक्कर हो जाती है। उसका सर सीधे किसी के सीने में जाकर लगती है। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। धीरज का भी ध्यान स्कूल को छोड़कर सामने टकराई हुई लड़की पर चली जाती है। तुम ठीक हो? हाँ हाँ हाँ, आप कौन? मैं कौन हूँ, से तुम्हें क्या मतलब है? तुम इधर क्यों घूम रही हो? क्लास में जाओ, पढ़ाई करो। और तुमने स्कूल ड्रेस क्यों नहीं पहना है? निधि उसकी बातें सुनकर अजीब लगता है। धीरज को लगा था वो कोई क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट है। हम क्लास में जाए ना जाए उससे आपको क्या मतलब है? तो तुम क्या स्कूल में बाहर ये घूमने आई हो? नहीं, हम पढ़ाने आते हैं। क्या? तुम पढ़ाने आई हो? हाँ, इसमें इतनी आश्चर्य वाली कौन सी बात है? अच्छा ठीक है, मेरा रास्ता छोड़ो। लेकिन गलती आपकी थी, आप टकराए थे, माफ़ी नहीं मांग सकते हैं? माफ़ी? और तुमसे किस बात के लिए? टक्कर तो तुमने मारा था, लेकिन चोट तो मुझे लगी थी। तुम बिना देखे हुए चल रही थी। क्या? आप बीच रास्ते में पहाड़ की तरह खड़े थे और आप मुझे बोले थे कि मैं बिना देखे हुए चल रही हूँ। इतने लंबे आप खजूर के पेड़ की तरह हैं। क्या कहा तुमने? किसका पेड़? किसी का पेड़ नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, हटिए रास्ते से। एक तो सॉरी नहीं बांध रहे, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं। धीरज गुस्से से निधि को घूरे जा रहा था। अगर उसका बस चलता तो निधि का गला दबा देता, लेकिन वो कर नहीं सकता था। देखो, देखिए, आप जानते नहीं हैं कि हम कौन हैं और आप किससे बात कर रहे हैं। हम इस स्कूल के शिक्षक हैं, विद्यार्थी नहीं, इसलिए इज्जत से बात करिए। व्हाट शिक्षक? आप पढ़े लिखे नहीं हैं? शिक्षक को इंग्लिश में टीचर कहते हैं। शिक्षक वो होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, तो तुम प्राइमरी टीचर हो? हाँ, इसलिए हमसे इज्जत से बात करिए। आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने आए हैं? व्हाट नॉनसेंस! मेरा बच्चा? तुम्हें मैं बच्चे का बाप लगता हूँ? लगने वाली कौन सी बात है? माथे पर थोड़ी लिखा रहता है कि कोई किसी का बच्चा है। अच्छा, तो आपका बच्चा नहीं, आपका कोई भतीजा भतीजी होगा। क्या बोल रही हो तुम? धीरज उसका बकबक सुनकर पूरी तरह से पक चुका था। निधि, निधि! निधि पीछे मुड़कर देखती है तो जयराज आवाज़ लगा रहा था। निधि जयराज को देखकर खुद से चहक उठती है। हमारा दोस्त आ गया, हम जा रहे हैं। निधि मुड़कर जयराज के पास चली जाती है। धीरज खड़ा खड़ा उसे बस देखता रह जाता है। और बताओ, कैसे हो? निधि जयराज के पास पहुंचकर उसका हालचाल पूछती है। जयराज खुशी से उसे बाजू में भर लेता है। दूर खड़ा ये धीरज देख रहा था। कैसे हो तुम? कब आए और जिया को पता है कि नहीं? निधि एक सांस में बहुत कुछ पूछ लेती है। बस बस, मेरी माँ कितना सवाल करेगी। मैं कल रात को ही आया था और अभी जिया को सरप्राइज़ देने के लिए आया था, लेकिन सर आ गए थे तो मुझे उन्हें लेकर अंदर आना पड़ा, इसलिए अभी तक जिया से मिला नहीं हूँ।
तुम्हारे सर यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि ये स्कूल उन्हीं का है ना, और वो ये स्कूल संभालने के लिए एज ए डीन आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो तुम्हारा बस हम लोगों का डीन है? हाँ, हे माता रानी, हम तो भूल ही गए। इस डीन के चक्कर में हम लोग को जल्दी स्कूल बुलाया था। हमें प्रिंसिपल ऑफिस के में जाना है। भाई जयराज, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। निधि जाने लग जाती है, फिर मुड़कर उसकी तरफ देखती है। रात का खाना हम साथ में खाएंगे, ठीक है? ठीक है। अरे रुक तो जा, मिल तो ले डीन से। लेकिन निधि बिना उसकी बात सुने दूसरी तरफ चली जाती है। धीरज थोड़ी ही दूर पर खड़ा दोनों को देख रहा था। उनकी बातें तो उसे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन फेस के एक्सप्रेशन से ये तो समझ आ गया था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं और मिलने से कितना खुश हैं। निधि के जाने के बाद धीरज जयराज के पास आता है। कौन थी ये? कोई नहीं। व्हाट यू मीन? जीती जागती लड़की खरीदी और तुम बोल रहे कोई नहीं है? मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मेरी फ्रेंड थी। पक्का ना? हाँ, वो फ्रेंड ही है। जिस तरह से तुम अटक रहे हो ना, लग नहीं रहा कि वो फ्रेंड थी। जयराज उसकी बातों का क्या जवाब दूँ, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी प्यून वहाँ पर पहुँच जाता है। सर, आप लोगों को प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। जयराज की जान में जान आती है। चले सर, लेट्स गो। दोनों प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। धीरज प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा था, तभी उसकी टक्कर एक बच्चे से हो जाती है और वो बच्चा नीचे गिर जाता है। सामने से रिशु बॉल पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा था। धीरज का भी ध्यान अपने मोबाइल पर था, इसलिए सामने से आ रहे बच्चे को से वो टकरा जाता है। बच्चा नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। सामने ज़मीन पर गिरे हुए बच्चे को देखकर धीरज अपना मोबाइल जेब में रख लेता है। सॉरी, वो बोलते हुए नीचे झुककर रिशु को उठाता है। सॉरी, मैं देखकर नहीं चल रहा था। अब ठीक है? रिशु ऊपर देखता है, पूरे ध्यान से धीरज को देख रहा था। इनकी शक्ल तो मेरे से मिलती है और इन्होंने मुझे बेटा भी बोला है। बेटा, आप क्या देख रहे हो? ये मेरे डैड हैं। मम्मा ने बोला था आज डैड आएंगे। वो ये सब सोच रहा था। ये सब सोचते हुए धीरज को देखे जा रहा था। धीरज उसे अपनी तरफ घूरता पाकर फिर से उसे पूछता है, बेटा बोलो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? एक बार और बेटा सुनकर अब रिशु को पक्का यकीन हो जाता है कि यही उसका डैड है। डैड, आप आ गए रिशु से मिलने के लिए? रिशु ने आपको बहुत मिस किया। रिशु बोलते हुए उसके पैरों पर हाथ लिपट कर चिपक जाता है। धीरज को ना हरकत करते हुए देखकर, डैड, रिशु को गोद में उठाओ ना। खुद को गोद में उठाने के लिए रिशु कहता है, रिशु को आपसे प्यार करवाना है। रिशु को बहुत सारी बातें करनी है आपसे। रिशु को उठाओ ना। वो छोटा सा बच्चा भी हिचकने लग जाता है और कुछ पल बाद रोने लग जाता है। बच्चे की बात सुनकर धीरज और जयराज एक दूसरे को मुंह देख रहे थे। क्या करे, दोनों को समझ नहीं आ रहा था। जयराज को रिशु जाना पहचाना लगा था, लेकिन अपने मन की आशंका को अपने मन में ही रख लेता है। धीरज जब रिशु को इस तरह से रोते हुए देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो अपने हाथ बढ़ाकर रिशु को गोद में उठा लेता है।
जयराज जब देखता है धीरज ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया तो वो उससे पूछ बैठता है, सर आपने शादी कब की? और आपका बेबी भी था, आपने बताया भी नहीं कभी। जयराज की बात सुनकर धीरज उसे गुस्से में घूरता है तो वो चुप हो जाता है। इसके पेरेंट्स के बारे में पता करो, तब तक मैं इसे कैंटीन में लेकर जाता हूँ। जब तक इसके पेरेंट्स मिल नहीं जाते तुम इन्हें लेकर वहीं पर आ जाना। बेटा आपके डैड का नाम क्या है? धीरज रिशु के आंसू पोंछते हुए पूछता है, नहीं पता। फिर से दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जयराज तुम जाकर इसके पेरेंट्स को ढूंढो, नहीं तो इसके पेरेंट्स के बारे में पता करो, स्कूल में कोई इन्फॉर्मेशन होगी। मैं इससे इसके पापा के बारे में पूछ लूँगा। ओके सर। जयराज उसके पेरेंट्स के बारे में पता करने के लिए निकल जाता है। आपका नाम क्या है? ऋषभ। बट आप मुझे ऋषु बुला सकते हो। वो धीरज के गाल पर किस कर लेता है। धीरज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। धीरज ऋषु से सबके बारे में पूछता है, लेकिन ऋषु को अपनी मम्मा के अलावा किसी के बारे में नहीं पता था। धीरज उसे प्यार से पूछकर सारी बातें निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती है। वो धीरज से ही बात कर रहा था, तभी ऋषु का ध्यान सामने आती हुई निधि पर चली जाती है। डैड, ऋषु आपसे बाद में मिलकर बात करेगा, अभी ऋषु को बहुत ज़रूरी काम है। वो धीरज की गोदी से उतरकर भाग जाता है, क्योंकि उसे पढ़ने के लिए क्लास में नहीं जाना था और निधि शायद उसे क्लास के लिए ही ढूंढ रही थी। बाय डैड, ऋषु आपसे बाद में मिलता है। वो बाय बोलते हुए भाग जाता है। धीरज कुछ पल तक उसे देखता रह जाता है। निधि भी सीधे अपने धुन में ऋषु को ढूंढते हुए कैंटीन में ही चली आ रही थी। ऋषु के जाने के बाद धीरज भी उठकर खड़ा हो जाता है। वो फिर से बाहर जाने के लिए, लेकिन इस बार फिर से वो निधि से टकरा जाता है। सॉरी हम गलती से टकरा गए। ऊपर देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। धीरज उसे ही गुस्से से घूर रहा था। हे माता रानी, हम फिर से इसी इंसान से टकरा गए। इस इंसान से अच्छा तो हम दीवार से टकरा जाते हैं, कम से कम सर ही फूटता, लेकिन ये तो भाषण देकर मार देगा। निधि को यूँ खुद में गुमसुम देखकर ऊपर बनाते हुए देखकर धीरज इरिटेट हो जाता है। हेलो, खुद को डांट रही हो या मुझे? भगवान ने जब 2 आंखें दी है तो उसे यूज भी कर लिया करो, कि बस पटर पटर करने आता है। अब बोल क्यों नहीं रही हो? सॉरी। वैसे आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। धीरज बोलता है। क्या? निधि ऊपर मुंह करके उससे बोलती है। इतने लंबे हैं, सीधे इनसे बात भी नहीं कर सकते हैं। सर ऊपर कर करके हमारी गर्दन दुखने लगी है। लोगों से बात बढ़ाने का। पागल हैं आप? हम क्यों आपसे बात बढ़ाएंगे? तो क्यों मुझसे बार बार टकरा रही हो? कहाँ ना गलती से टकरा गए हैं। धीरज, सर। धीरज पीछे मुड़ता है। निधि देखती है धीरज का ध्यान दूसरी तरफ है। वो तेजी से वहाँ से निकल जाती है। अब ये कहाँ गायब हो गए? सर, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ, मिली उस बच्चे की माँ? नहीं सर। ठीक है फिर चलो, लेकिन उस बच्चे के पेरेंट्स के बारे में पता करो, कम से कम पता तो चले। उसकी माँ ने, उसके बाप ने उसे बच्चे का माँ बाप का नाम ही नहीं पता है।
उस बच्चे ने आपको बताया कि क्या नाम है उसका? हाँ, अपना नाम बताया, ऋषभ बता रहा था। ऋषभ का नाम सुनकर जयराज को ऋषु का ध्यान आने लगता है। क्या? कहीं वो निधि का बेटा तो नहीं है? वो भी इसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? अच्छा, तो मैं 2 साल के बाद आ रहा हूँ ना, इसलिए नहीं पहचाना होगा। चलो कोई नहीं, रात में जाऊँगा तो उससे बात कर लूँगा। क्या हुआ? तू खरे खरे क्या सोचने लग जाता है? तुझे भी उस पागल बेवकूफ़ लड़की वाली आदत लग गई है क्या? अब किसकी बात कर रहे हो? आपको यहाँ पर कौन सी लड़की मिल गई है? कोई नहीं, चल। वैसे तुम्हें पता है, जब मैंने उस बच्चे को गोद में उठाया था तो मुझे अलग सी फीलिंग महसूस हुई थी। मतलब अटैचमेंट लग रहा था मुझे उस बच्चे के साथ। लग रहा था जैसे कोई अपना हो। फीलिंग सो अमेजिंग। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सर, सच में कहीं वो आपका बेटा तो नहीं था? पागल हो गया है क्या? चल, अब अंकल से मिल लेते हैं और एक मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। ओके सर, चलिए। दोनों प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। इधर निधि जब कैंटीन से बाहर निकलती है तो प्लेग्राउंड में रिसु खेलता हुआ दिखाई देता है। निधि रिसु को पकड़ लेती है। ये क्या हरकत है रिसु? आप क्लासरूम में पढ़ाई करने के बजाय बाहर क्यों खेल रहे हो? सॉरी मम्मा। चलिए। निधि रिसु का हाथ पकड़ क्लासरूम में ले जाने लग जाती है। मम्मा, पता है आपको क्या? आज मुझे डैड मिले थे। क्या? निधि के बढ़े हुए कदम रुक जाते हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? आपको डैड कहाँ से मिल गए? अरे मम्मा, कल आपने ही तो बोला था कि डैड बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं, वो बिल्कुल मेरे जैसे स्मार्ट हैं, तो मुझे डैड मिल गए। शायद किसी को देख लिया होगा। आजकल भी वैसे भी इसके दिमाग में डैड के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहता है, इसलिए किसी को देखकर डैड समझ लिया होगा। निधि इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आपके डैड से ही मिलेंगे, ठीक है? अभी आप क्लास में जाओ। ओके मम्मा। रिशु अपनी क्लास में चला जाता है और निधि अपनी क्लास में चली जाती है। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी से नए भाग के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं और कहानी अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।